नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपने हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और साथ में ये बता दूं आपको 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास का एक टॉपिक है जिसमें अपन बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में बात करने वाले हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, मौर्य वंश के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे मौर्य वंश निकल कर आया। ठीक है, मौर्य वंश किस प्रकार से फेमस हुआ, मौर्य वंश का महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है, इन सभी बिंदुओं पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मौर्य वंश कहाँ से निकल कर आया, किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई। देखिए मित्रों, महाजनपद एक शब्द आता है महाजनपद। ठीक है, इस महाजनपदों में से पहले मैं आपको बता दूं महाजनपद होते क्या हैं। ठीक है, महाजनपद होते क्या हैं और इनका वर्णन किस प्रकार से मिला, कहाँ मिला, कितने थे। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, महाजनपदों की यदि अपन बात करें तो ये 6वीं शताब्दी के आसपास छठवीं शताब्दी के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, महाजन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, 10वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है महाजनपद। ठीक है, यहीं से निकल कर आता है अपना मौर्य वंश। किस प्रकार से आता है वो अभी देखने वाले हो। महाजनपद एक शब्द आता है, महाजनपदों का वर्णन इतिहास में जो मिलता है वो 6वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। इन महाजनपदों का वर्णन 6वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन मिलता किसमें है? देखिए, महाजनपदों का वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम आता है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। ठीक है, देखिए महाजनपदों से निकल कर आता है मौर्य वंश, किस हिसाब से निकल कर आता है, कैसे निकल कर आता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। महाजनपद यानी भारत के जो बड़े प्रांत होते थे उन बड़े प्रांतों को महाजनपदों के नाम से जाना जाता था। इन महाजनपदों का वर्णन जो है वो 6वीं शताब्दी के आसपास जो है वो महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इन महाजनपदों का वर्णन जो है वो मिलता किसमें है मित्रों? इन महाजनपदों का वर्णन जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें सबसे पहले इनका वर्णन मिला है। ठीक है, बाद में जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में जो है वो इसका वर्णन जो है वो मिलता है, लेकिन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें सबसे पहले महाजनपदों का वर्णन मिला है वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, देखिए आगे, ये जो महाजनपद है ये महाजनपदों की कुल संख्या महाजनपदों की कुल संख्या जो है वो कितनी आती है? 16। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी आती है? इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो मिलता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा राजस्थान में अपन बात करें कि राजस्थान में 4 जनपद
4 जनपदों का, 4 जनपदों का, ये क्वेश्चन इसी साल 10वीं क्लास की बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान की 4 जनपदों के नाम लिखिए। राजस्थान के 4 जनपदों का वर्णन भी जो है वो इतिहास में मिलता है। ये 4 जो जनपद हैं उन जनपदों में पहला आ जाता है, पहला कौन सा आ जाता है, मत्स्य जनपद। कौन सा आ जाता है मित्रों, मत्स्य जनपद पहला जनपद आ जाता है। कौन सा आता है, मत्स्य जनपद पहला आ जाता है। ठीक है, मत्स्य के अलावा जांगल, देखिए मत्स्य, मत्स्य, जांगले, जांगले, सीवी, सीवी और मत्स्य, जांगल, सीवी और एक और आता है शिवपुर, सूरसेन। कौन सा आता है मित्रों, सूरसेन। ठीक है, देखिए ये 4 जनपद जो हैं राजस्थान के, ये 4 जनपदों का वर्णन जो है इन्हीं यानी महाजनपदों का छोटा रूप, ठीक है, जनपद कहलाता है। और ये चारों जनपद जो है वो राजस्थान से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अपन बात कर रहे थे, ये तो राजस्थान के जनपदों की बात है, इनकी राजधानियां आपको याद रखनी रहती हैं। ठीक है, देखिए महाजनपद जिनका वर्णन 16वीं शताब्दी के आसपास मिला, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका पहली बार वर्णन मिला। ठीक है, महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। इन 16 महाजनपदों में से एक सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो निकल कर आता है मगध। कौन सा निकल कर आता है, मगध महाजनपद निकल कर आता है। 16 महाजनपद जिनमें से सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो निकल कर आता है मगध महाजनपद। इसी मगध महाजनपद पर जो है मौर्य वंश का जो है वो शासन रहा है। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का जो है मित्रों वो है मौर्य वंश की स्थापना और उसका महत्व। मौर्य वंश की स्थापना व उसका महत्व। तो मौर्य वंश कहां से निकल कर आया, 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध। ठीक है, उस मगध पर किस प्रकार से कौन सा राजवंश था जिसका अंत करके जो है वो मौर्य वंश ने इस मगध पर अपनी जो है नींव रखी। ठीक है, इन सभी बातों के बारे में, इन सभी बिंदुओं के बारे में अपना भी चर्चा करने वाले हैं। ये सामान्य परिचय महाजनपदों का था, यहां से भी जो है वो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे अपन मगध की। ठीक है, देखिए देखिए मित्रों, अपन बात करें मगध की। देखिए मगध महाजनपद जो सबसे बड़ा महाजनपद था, इसकी राजधानी कौन सी थी, राजगृह। इसकी राजधानी कौन सी थी, राजगृह इसकी राजधानी थी। लेकिन बाद में जैसे मौर्य वंश की पर स्थापना हुई, इस पर मगध वंश पर, ठीक है, मगध महाजनपद पर, तो इसकी राजधानी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को बना दिया। किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को। इन सभी के बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, मगध महाजनपद जो सबसे बड़ा महाजनपद था, जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी। कौन सी थी, राजगृह। देखिए इस मगध पर
इस मगध पर जो अंतिम वंश था यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो अंतिम वंश था वो वंश था यहां पर नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश इस पर राज करता था। मगध पर अंतिम वंश कौन सा? मौर्यों की स्थापना से पहले जो अंतिम वंश था वो नंद वंश था। और नंद वंश के बारे में यदि अपन बात करें तो इसका जो अंतिम शासक था उस अंतिम शासक का नाम था घनानंद। अंतिम शासक का क्या नाम था? घनानंद। इस घनानंद को यूनानियों ने अग्रमिज भी कहा है। क्या कहा है? अग्रमिज। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मगध पर अंतिम वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो अंतिम वंश था नंद वंश, इस नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, लेकिन अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। इस घनानंद को यूनानियों ने अग्रमिज के नाम से पुकारा है। अग्रमिज किस नाम से पुकारा है? अग्रमिज। देखिए इस घनानंद के दरबार में चाणक्य नामक एक ब्राह्मण, ठीक है, घनानंद के दरबार में चाणक्य नामक जो ब्राह्मण था वो इसके दरबार में जो है वो कुछ समय के लिए आराम करने के लिए गया था। ठीक है, इस चाणक्य को जो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण जाति थी वो सबसे उच्च वर्ण की मानी जाती थी पहले। ठीक है, ब्राह्मण को और उसे उच्च दर्जा दिया जाता था। तब जब चाणक्य घनानंद के दरबार में गए मित्रों, ठीक है, चाणक्य घनानंद के दरबार में गए तो घनानंद उस समय वहां उपस्थित नहीं था। ठीक है, इसके जो द्वारपाल थे, ठीक है, इसके जो प्रधान थे, उन्होंने जो है वो चाणक्य का सम्मान किया, चाणक्य को जो है राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन जैसे ही घनानंद वापिस आया, घनानंद ने जब चाणक्य को जो है वो राजगद्दी पर बैठे हुए देखा तो घनानंद ने जो है वो चाणक्य का क्या किया? घोर अपमान किया। क्या किया? घोर अपमान किया। चाणक्य ये अपमान को जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और चाणक्य ने अपनी जो सिर पर जो चोटी होती थी उसे खोलकर, अपनी शिखाओं की चोटी को खोलकर जो है घनानंद को श्राप दिया कि जब तक मैं आपके वंश का नाश नहीं कर देता, जब तक जो है वो मैं चुप नहीं रहूंगा। ये किसने कहा? चाणक्य ने कहा। किससे कहा? घनानंद से कहा। घनानंद ने इसका क्या किया? अपमान किया। इसलिए चाणक्य ने नंद वंश का अंत करने की ठान ली और घनानंद को श्राप देकर चले गए कि आपका साम्राज्य बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। अब चाणक्य इसके अपमान को बर्दाश्त नहीं करने के कारण बार बार ये सोचते रहे कि कैसे इस नंद वंश का अंत हो सके। अब इसके लिए जो है वो चाणक्य एक योग्य शासक की तलाश में था, क्योंकि चाणक्य खुद तो जो है वो नंदवंश का नाश नहीं कर सकता था क्योंकि एक ब्राह्मण था। ठीक है, इसके पास सेना आदि नहीं थी, लेकिन बुद्धि थी, कूटनीति थी। ठीक है, अब उस बुद्धि और कूटनीति का प्रयोग वो एक शासक के द्वारा करवाना चाहता था। इसलिए चाणक्य एक योग्य शासक की तलाश में निकला। चाणक्य को देखिए, इस चाणक्य को राजकिलम नामक खेल खेलते एक बालक के दर्शन हुई
इस चाणक्य को, क्योंकि ये एक योग्य शासक की तलाश में भटक रहा था, इस चाणक्य को एक खेल खेलते हुए, उस खेल का नाम क्या था मित्रों? उस खेल का नाम था राजकिलम नामक खेल। कौन सा खेल था? राजकिलम नामक खेल खेलते हुए एक बालक को इसने देखा। वो बालक इतना प्रभावी इसे लगा किसको? चाणक्य को, कि ये बालक जो इसके सगा संबंधी जो साथ में खेल रहे थे, उन सभी को पराजित करते हुए हर बार जो है वो फर्स्ट पर आता रहा। कौन? राजकिलम नामक खेल खेलने वाला बालक। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चाणक्य ने राजकिलम खेलते हुए बालक, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 सिक्के देकर, कितने सिक्के देकर? 1000 सिक्के देकर 1000 सिक्के देकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। ठीक है, क्या कर लिया? खरीद लिया। और अपने साथ जो है कहाँ ले गए? अपने आश्रम में ले गए। वहीं पर जो है इसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो शिक्षाएं दी। ठीक है, शिक्षाएं कैसी दी? राजनीतिक शिक्षाएं दी, कूटनीतिज्ञ शिक्षाएं दी, कि किसी शासक को किस प्रकार से जो है वो पराजित किया जा सकता है। इस प्रकार की कूटनीतिज्ञ शिक्षाएं चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी? चाणक्य ने दी। ठीक है, इसी चाणक्य की शिक्षाओं के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने अपनी कूटनीति के सहारे जो है इस घनानंद को 322 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। कब पराजित किया? 322 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। और मगध पर 322 ईस्वी में, क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसे चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने कूटनीति के सहारे 322 ईस्वी में पराजित किया, और पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो मौर्य वंश की नींव कब रखी? 322 ईस्वी में मौर्य वंश की नींव रखी। किसको पराजित करके? घनानंद को पराजित करके, जिसे यूनानियों ने क्या कहा था? अग्रमिज कहा था। क्या कहा था? अग्रमिज कहा था। घनानंद कौन था? ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसने किसका अपमान किया? चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने किसकी तलाश में? एक योग्य बालक, एक योग्य शासक की तलाश की। और कौन सा खेल खेलते समय? राजकिलम खेल खेलते समय जो है वो कौन दिखा? चंद्रगुप्त मौर्य दिखा। चंद्रगुप्त मौर्य को कितने सिक्के देकर? 1000 सिक्के देकर इसने क्या कर लिया? चाणक्य ने खरीद लिया। और इसे किस प्रकार की शिक्षाएं दी? कूटनीतिज्ञ शिक्षाएं दी। उस कूटनीतिज्ञ शिक्षाओं के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में किसको पराजित किया? घनानंद को पराजित किया। और 322 ईस्वी में नंद वंश का नाम अंत करके मगध पर एक नए वंश की नींव रखी। वो वंश कौन सा है? वो वंश है मौर्य वंश। कौन सा वंश है? तो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की नींव जो है वो रखने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन किसकी सहायता से रखा? चाणक्य की सहायता से रखा था। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। देखिए आगे अब बात कर लेते हैं अपन मौर्य वंश क्यों महत्वपूर्ण था। ठीक है, मौर्य वंश क्यों महत्वपूर्ण था, इसकी स्थापना आपके समझ में आ गई होगी। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में रखी। कब रखी? 322 ईस्वी में रखी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से रखी थी। ठीक है, चाणक्य ने इसका अंत क्यों चाहा? क्योंकि चाणक्य का अपमान किया था किसने? घनानंद ने। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए आपके। अब देखिए मौर्य वंश क्यों महत्वपूर्ण था। मौर्य वंश का महत्वपूर्ण होने का क्या कारण था? मौर्य वंश के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण था मित्रों?
देखिए सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण था। मौर्य वंश का महत्व, मौर्य वंश का महत्व, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य वंश की महत्वता लिखिए। देखिए मौर्य वंश क्यों महत्वपूर्ण था, यह आपके स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस नीतियों से हुई, किस वंश को हराकर हुई, नंद वंश को हराकर हुई, अंतिम शासक घना नंद को हराकर हुई, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कब, 322 ईस्वी में किसकी स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। अब मौर्य वंश इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण हुआ, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला जो बिंदु है मौर्य वंश के महत्वपूर्ण होने का पहला बिंदु कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा व विस्तृत साम्राज्य, पहला बिंदु जो मौर्य वंश की महत्वता को बताता है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत साम्राज्य रहा है कौन सा, मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश से पहले ना तो कोई भारत में इतना बड़ा साम्राज्य था और मौर्य वंश के बाद में भी ना कोई इतना बड़ा साम्राज्य हो सका है। यानी सबसे बड़ा साम्राज्य था, मगध पर राज करने वाला सबसे बड़ा जो साम्राज्य था भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य है कौन सा, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। इसलिए इतिहास में महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु आता है कि मौर्य वंश से ही निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होना ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो मौर्य वंश की महत्वता को दर्शाता है कि मौर्य वंश ही वह पहला साम्राज्य, वह पहला वंश है जहां से शासकों की निश्चित तिथि क्रम मिलती है, ठीक है। शासकों की निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ किससे माना जाता है, मौर्य वंश से माना जाता है। आगे देखिए मौर्य वंश से ही अभिलेखीय परंपरा की शुरुआत देखो मौर्य वंश से ही अभिलेखीय परंपरा की शुरुआत होती है। अभिलेखीय परंपरा की शुरुआत जो है वो कहां से मानी जाती है, मौर्य वंश से ही अभिलेखीय परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। अशोक की अभिलेख, अशोक किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। अभी अपन आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
बात कर रहे हैं मौर्य वंश क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में। 3 बिंदु आ चुके हैं। पहला, निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ इस काल में हुआ। भारत का अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत साम्राज्य है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसी साम्राज्य से अभिलेखीय परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। और चौथी बात, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक होना। देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है, इसलिए भी मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत का प्रथम ऐतिहासिक, इतिहास में जिसका तिथि क्रम अनुसार जो है वो वर्णन मिलता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, इसलिए वो प्रथम ऐतिहासिक शासक कहलाता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु आ जाता है कि मौर्य वंश किस कारण से जो है वो आगे महत्वपूर्ण हुआ। देखिए, पांचवा बिंदु आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह होना। देखिए, इतिहास में पहला जो अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? सेल्यूकस की पुत्री थी। अभी आगे बताने वाला हूं मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 व 306 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान सेल्यूकस की पराजित हो गई थी और पराजय के कारण कुछ संधियां, कुछ शर्तें रखी गई। उस शर्तों के अनुसार एक शर्त आती है चंद्रगुप्त मौर्य की कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, और सेल्यूकस ने उस शर्त को मानना पड़ा और हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह होना, ये भी एक महत्वपूर्ण होने का बिंदु है। देखिए, छठा महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है? छठा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इतिहास में पहली बार किसी विदेशी शक्ति की पराजय, इतिहास में पहली बार किसी विदेशी शक्ति की पराजय जो हुई वो मौर्य वंश में हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो पहली पराजय हुई थी, ये हुई थी सेल्यूकस की पराजय 305वें ईसी पूर्व में सेल्यूकस की पराजय हुई थी 305 ईसी पूर्व में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। ये भी महत्वपूर्ण होने का कारण था। ठीक है, ये मौर्य वंश के महत्वपूर्ण होने के कारण निकल कर आ रहे हैं। पहला कि इतिहास में अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक सबसे बड़ा साम्राज्य होना कौन सा? मौर्य वंश। दूसरा कि मौर्य वंश से ही इतिहास में शासकों की निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है, ये भी महत्वपूर्ण का कारण है। तीसरा, मौर्य वंश से ही अभिलेखीय परंपरा का प्रारंभ माना
जाता है। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक होना, क्योंकि इससे पहले शासकों का इतिहास में क्रम अनुसार वर्णन नहीं था, लेकिन पहला जो क्रम अनुसार ऐतिहासिक शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। पांचवा, चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना जो सेल्यूकस की पुत्री थी, दोनों के बीच में विवाह का होना, यानी अंतरराष्ट्रीय विवाह जो हुआ दोनों के बीच में, वो भी महत्वपूर्ण था। इतिहास में पहली बार किसी विदेशी शक्ति को किसी भारतीय शासक द्वारा पराजित किया गया, वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। इसके अलावा देखिए जो सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है कि कूटनीति का इतिहास में पहली बार वर्णन, कूटनीति का इतिहास में जो पहली बार वर्णन है वो मौर्य वंश से ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कूटनीति के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, जैसे इतिहास में पहली बार जो है किसी विदेशी शासकों के साथ जो है वो संबंध बनाना। संबंध कैसे बनाना? जैसे सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज को जो है कहां भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसके अलावा बिंदुसार के समय जो है वो एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था, उसने जो है डायनिसियस को जो है किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये संबंध है। ठीक है, कूटनीतिक के संबंध है जो इतिहास में पहली बार कहां देखने को मिले? मौर्य वंश में देखने को मिले। इसके अलावा अशोक के दरबार में भी मिस्र के राजा टोलमी प्रथम ने जो है टोलमी द्वितीय ने डिमेकस नामक अपने दूत को अशोक के दरबार में भेजा था। ये सभी कूटनीतिक के कारण थे, ये कूटनीतिक के संबंध थे, जिसके कारण जो है वो मौर्य वंश इतिहास में क्या होता है? फेमस होता है, महत्वता बढ़ती है मौर्य वंश की। ठीक है मित्रों, यह आज का अपना टॉपिक था, मौर्य वंश की स्थापना और मौर्यों का महत्व किस प्रकार से है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। 16 महाजनपद निकल कर आए, जिनकी संख्या 16, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह, उस पर अंतिम वंश नंद वंश का शासक, जिसका अंतिम शासक घनानंद जी से 322 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की क्या रखी? नींव रखी। मौर्य किस पर? मगध साम्राज्य पर। ठीक है, मगध साम्राज्य पर और मगध महाजनपद पर नींव रखी। और मगध पर नींव रखने के कारण मौर्य वंश जो है वो महत्वपूर्ण हुआ। और मौर्य वंश महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं, जैसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा विस्तृत साम्राज्य होना, मौर्य वंश से ही एक निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होना, मौर्य वंश से ही अभिलेखीय परंपरा का प्रारंभ होना, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक होना, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह होना, इतिहास में पहली बार किसी विदेशी शक्ति के पराजित होने का साक्ष्य मिलना, वो सेल्यूकस को जो है वो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। इसके अलावा इतिहास में पहली बार राजनीतिक कूटनीतिक के संबंध जो है वो देखने को मिले मौर्य वंश में। ठीक है, ये इस प्रकार से मौर्य वंश महत्वपूर्ण था। थैंक यू। आगे के वीडियो भी देखते हुए चलिए। ठीक है।